This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निपलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट के रूप में हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी उन्नति और इतनी ख्याति मिली हुई। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग स्पेशल क्लासेस में कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करते हैं जो हमारे कोर्स में नहीं होता है,
तो ऐसे ही हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं ट्रेटाइज 8। ये ट्रेटाइज 8 है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये ट्रेटाइज 8 है, इसी के हम लोग चैप्टर्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये चैप्टर 1 है। उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन है, जो आप जब रोग हो जाते हैं उसके बाद हम लोग चिंता करते हैं, तो उसके पहले ही हम लोग अगर चिंता करें तो शायद हम लोग थोड़ा सा अधिक सुखी रहेंगे। ये उसका कंसेप्ट है। जो देखिए, ये सारी थेरेपी जो नेचुरोपैथी के करीब है, ये नेचुरोपैथी के करीब ये भी है, एक्यूप्रेशर थेरेपी, ये कहती है कि प्रगति के साथ साहचर्य। आयुर्वेद भी कहता है प्रगति साहचर्य, यानी प्रगति के साथ आपका जुड़ाव होना बहुत आवश्यक है। अगर प्रगति के साथ जुड़ाव करेंगे तो जैसा प्रगति, नॉर्मल प्रगति भी, आप जब तक अपने बनावटीपन नहीं लाएंगे तब तक रोग कम होते हैं। तो यहां पर एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि मॉडर्न मैन, देखिए सुवेन ने कहा कि मॉडर्न मैन, इस सुवेन की चैप्टर 1 में किताब के में है, मॉडर्न मैन ड्रिंक्स वाइन लाइक वाटर, पानी की तरह पीता है शराब, लीड्स एन इरेगुलर लाइफ, बिल्कुल इरेगुलर, कोई नियमित दिनचर्या नहीं, एंगेजिंग इन सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हाइल ही इज ड्रंक, दस एग्जॉस्टिंग हिज वाइटल फोर्सेस, जीवंतता को नष्ट करता है। दे डू नॉट नो हाउ टू प्रिजर्व देयर वाइटल फोर्सेस, उनको ये नहीं मालूम है कि अपनी जीवनी शक्ति को कैसे प्रिजर्व करें, कैसे सुरक्षित रखें, कैसे संरक्षित रखें। वेस्टिंग देयर एनर्जी एक्सेसिवली, बिना किसी वजह के अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। सीकिंग ओनली फिजिकल प्लेजर, केवल भौतिक आनंद के लिए, ऑल ऑफ विच इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ नेचर, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। For these reasons, they reach only 1/2 of the 100 years and then they degenerate. 50 वर्ष की उम्र के बाद पहुंचने पर डिजेनरेशन शुरू हो जाता है इनके लिए। येलो एम्परर में उन्होंने कहा, येलो एम्परर और चीबो, दो की तो चाइनीज में येलो एम्परर थे, अचीबो उनके कोर्ट फिजिशियन थे। तो कह रहे थे, आई हैव हर्ड दैट इन एंशिएंट टाइम द पीपल लिव टू बी ओवर 100 years, मैंने सुना है कि 100 साल के पहले जीते थे पुराने जमाने में, एंड येट दे रिमेन्ड एक्टिव, और उसमें बहुत एक्टिव रहते थे, एंड डिड नॉट बिकम डिक्रिपिट, मतलब उसमें नपुंसक या मतलब शक्तिहीन होना नहीं होते थे। इज इट दैट मैनकाइंड इज जनरेटिंग थ्रू द एजेस, क्या जैसे जैसे युग बीत रहा वैसे वैसे अपना ओरिजिनल जो जीवनी शक्ति है उसको कम हो रहा है, शक्ति और स्फूर्ति और जो शारीरिक सौष्ठव इसको कम हो रहा है। तो चीबो उन्होंने कहा कि द चीफ फिजिशियन रिप्लाइड, इन एंशिएंट टाइम दोज पीपल हु अंडरस्टैंड, उन्होंने कहा कि जो पुराने जमाने थे तो वो लोग जानते थे कि इन यांग के कंसेप्ट के हिसाब से कैसे लाइफ को जिया जाए, ये उनका कंसेप्ट है। तो ये बात ध्यान देने की बात है कि स्वस्थ माता पिता स्वस्थ बच्चों को जन्म देते हैं। स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा तीनों के आधार पर, मतलब कोऑर्डिनेशन, फिजिकल मेटाफिजिकल दोनों की बात कर रहे हैं। जो बच्चे जन्म के समय स्वस्थ मजबूत होते हैं वे जीवन काल में उनको कम रोग होते हैं, उनका मानसिक स्तर ऊंचा होता है। ऐसा वयस्क जो बचपन में स्वस्थ मजबूत रहा हो बीमार पड़ेगा तो उसका उपचार करना सरल है। शरीर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना अत्यावश्यक है। शरीर को प्रिवेंटिव मतलब उसको बीच बीच में, जैसे गाड़ी की, जैसे कोई गाड़ी है, स्कूटर है, मोटर है, कार है, इन सबको आप क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, सर्विसिंग कराते हैं। ये ऐसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना आवश्यक है। अब देखिए यहां से शुरू हुआ, थ्योरी भी बताते चल रहे हैं।
बुढ़ापा आने पर एजिंग फैक्टर में एक जो सेरेब्रल स्क्लेरोसिस होने लगती है, रोगी को क्या तकलीफें हो जाएगी, उदासीन, एपैथी, उदासीन हो जाएगा, जीवन की प्रति निराशा, उदासीनता आ जाएगी, बहुत अधिक कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा। इनेबिलिटी टू फॉलो आर्गुमेंट, किसी तर्क को समझ नहीं सकेगा। फीलिंग डिक्रिपिट, कमजोरी महसूस करेगा। और प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति को मतलब एजिंग फैक्टर में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के निम्नलिखित बिंदुओं पर 15 दिन उपचार लेना चाहिए। ये ट्रीटमेंट आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है। GB33, ST36, UB13, UB17। UB17 क्या है, UB13 क्या है? UB13 हम लोग बैक शू पॉइंट ऑफ UB13, गरिमा मैडम, रीता गांधी मैडम, संजय, UB13 बैक शू पॉइंट ऑफ लंग्स है। बैक शू पॉइंट ऑफ लंग्स 13, 14, 15 से शुरू होता, 13 से शुरू होता, 13, 14, 15, 13 लंग्स का, 14 हार्ट का और 15 पेरिकार्डियम का। नहीं, हाँ 13 ऊपर, 13, 14, 15, जब 14, 15, 15 पेरिकार्डियम का है क्या कि हार्ट का है? किसी के पास किताब है? पेरिकार्डियम का पॉइंट है कि हार्ट का है? 13, 14, 15 में 13 से शुरुआत होती है लंग्स की, बैकशू पॉइंट 13, 14, 15, 15 आपका, हाँ 14 पेरिकार्डियम का, 15 हार्ट का है। पहले कवरिंग आ जाएगी ना, फिर हार्ट अंदर आएगा, ठीक। तो 13 बैकशू पॉइंट ऑफ लंग्स है। UB17 हम लोगों ने बहुत पढ़ा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लूइड के लिए कंट्रोलर है, ये फ्लूइड्स का कंट्रोलर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8 पॉइंट में से 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट्स में UB17 है। अगर ब्लड बढ़ाना होगा तो भी 17 पे ट्रीटमेंट देते हैं। और UB17 डायफ्राम के निकट है, इसलिए दोनों की एनर्जी को बैलेंस भी करता है, ये बात। ST36 होम्योस्टैटिक पॉइंट है। GB33 ये आपके नीचे के मसल्स वगैरह के लिए जिम्मेदार पॉइंट है, वो नर्व वगैरह के लिए, नर्व मसल्स के लिए जिम्मेदार। 34 मसल्स का पॉइंट है, 33 शायद नर्व का पॉइंट है। तो ऑल्सो गिव गवर्निंग वेसल स्पाइन ट्रीटमेंट, याद है? गवर्निंग वेसल स्पाइन ट्रीटमेंट माने स्पाइन, गवर्निंग वेसल बीच में जाती है तो उसको थोड़ा हल्का हल्का दबा कर स्पाइन ट्रीटमेंट दे दीजिए। और यूरिनरी ब्लैडर स्पाइन ट्रीटमेंट दे दीजिए। बगल में है यूबी के जीबी के गवर्निंग वेसल के बगल में यूबी मेरिडियन है, तो उसके बगल में स्पाइन ट्रीटमेंट दे दीजिए। और ये पॉइंट 15 दिन लगाना है। सर्वदा स्वस्थ रहने के लिए अपने आहार, विहार, विचार, मनोभाव, व्यवहार को सात्विक करें। सात्विक आहार सात्विक बुद्धि देता है, तो सात्विक आहार की चर्चा की गई है। जो लोग सात्विक आहार लेते हैं उनकी तुलना में जो सात्विक आहार नहीं लेते, उनमें दोनों में अंतर होता है, व्यवहार में अंतर होता है, ठीक है। जीवन, तीसरा, जीवन की अवधि को बढ़ाने, सात्विक समझ रहे हैं ना? सात्विक समझ रहे हैं? कोई किसी को शब्दों की वो, संजय जी समझ रहे हैं ना? संजय जी? हाँ हाँ, सात्विक यानी कि हाँ जो रोग ना करे वो। हाँ, वही जो नॉन वेज वगैरह की बात कर रहे हैं वो सात्विक सर, संतुलित मतलब वैसा नॉनवेज वगैरह नहीं। हाँ, सात्विक आहार उसको हटा करके, मतलब थोड़ा जिसमें बहुत मिर्च मसाला तेज ये सब चीजें ना हो वो भी, और मांसाहार वगैरह सब ये, और शराब ये सब चीजें सबको मना। जीवन की अवधि को बढ़ाने के लिए, एजिंग प्रोसेस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? सम्यक श्रम, जितना उचित हो वो श्रम करिए। ऐसा नहीं कि पूरी मेहनत करिए, सब काम करिए, जो आपको काम मिला हुआ करिए। सम्यक भोजन, समय के हिसाब से भी और आवश्यकता अनुसार भी। साफ वायु कोशिश करिए जहां पे जैसी स्थिति है। सम्यक विश्राम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगातार लगे हुए आप 10 मिनट के लिए विश्राम करिए। आप और कुछ नहीं समझ आ रहा, बैठ जाए, कुर्सी में बैठ जाइए और थोड़ा सा आप केवल
वही गर्दन वर्दन ठीक कर ली तो भी ठीक हो जाएगा। सम्यक सोच का सब प्रभाव पड़ता है जो ब्रेन उससे होता है। प्रिवेंटिव एक्यूपंक्चर हम लोग क्या करते हैं, यही जो एक्यूपंक्चर में क्या है, हम लोग प्रिवेंटिव में क्या है, करेला, AR1 AR2 AR3 यही तो है ना, बॉल, ये सब हमारे जो प्रिवेंटिव है एक्सरसाइज वाली वो वाली। जीवन के अंतिम काल तक कार्य करते हुए व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे जीवन के नियमों का पालन करना होगा और एक्यूपंक्चर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लेते रहना होगा, जो हम लोग करते हैं। आई का ट्रीटमेंट है, आई मेरिडियन, और हम लोग जो है नोज का मेरिडियन, कान का मेरिडियन, ये सब अगर हम करते रहेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ एनर्जी आपके पास ठीक है। जो आज जो साधारण थकान लग रही है कल वही विराट रूप धारण कर लेगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करते हैं, जैसे एलोपैथी में क्या होता है, टीकाकरण, क्या करते हैं, इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कभी कभी निम्नलिखित बिंदु उपचार लीजिए। कैसे क्या है देखिए, समझिए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। LI4, LI11, ST36, LI11 होम्योस्टेटिक पॉइंट है, ST36 होम्योस्टेटिक पॉइंट है, SP6 आपका ब्लड बढ़ाने का पॉइंट है, ब्लड बढ़ाएगा, और यहाँ लीवर और किडनी और स्प्लीन तीनों मेरिडियन मिलती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ब्लड वगैरह सब कुछ ठीक करता है। लीवर 3, इसको भी टोन। कभी कभी सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने की 5 पॉइंट है, LI4, LI11, ST36, SP6, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिए। अभी आप देखिएगा लीवर 3, इसमें लीवर 3 एक और ऐड पॉइंट किया गया है, तो क्योंकि वो भी ठीक रहे कि लीवर आपको जीने की कैसे प्लानिंग करने में तैयारी कराता है। इससे आपका शरीर में की का संचार सुधरेगा, पाचन क्रिया ठीक होगी और आप अपने को स्वस्थ तरोताजा महसूस करेंगे। इसको टोन करना है। जिनको जीवन में असफलताओं के कारण एवं अन्य कारणों से आघात लगते रहे हो, कोई आघात लगा हो, कोई चोट लगी हो, मतलब कोई असफलता किसी चीज में पाई, वहां से आपको एक हर्ट हुए हो, तो वो प्रमोशन में हो, किसी में हो, सर्विस में हो, इमोशनल कारणों से हो, ये सब आघात है। उनकी एड्रिनल ग्लैंड इन आघातों को झेलते झेलते थक जाती है। एड्रिनल ग्लैंड इज फायर एंड वो फाइट एंड फ्लाइट और फाइट का वही है ना, कि भागे कि लड़े, तो एड्रिनल ग्लैंड इसको करती है, वो किडनी के ऊपर होती है। तो समय समय पर निम्नलिखित कॉर्टिजन पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ये कॉर्टिजन पॉइंट है, कॉर्टिजन समझ रहे हैं ना, बोलिए कॉर्टिजन समझ रहे हैं, कौन नहीं समझ रहा है बता दे। कॉर्टिजन पॉइंट्स गवंडे जी नहीं समझ रहा, बता दीजिए, बिल्कुल साफ साफ बोलिए, डरिए नहीं है। सर बता दीजिए, सर बता दीजिए। एड्रिनल ग्लैंड बनाती है कार्टिजन, और कार्टिजन जो हम लोग याद करिए, इसे को एक प्लेयर ने लेना शुरू किया था, स्टेरॉइड, वही तो है, स्टेरॉइड वाले पॉइंट से लेता था, उसको बाद में डिवाइड कर दिया गया है ना, वो डिवाइड कर दिया गया था, कनाडा का था, तो डिवाइड कर दिया गया था कार्टिजन। जो डोप टेस्ट होता है, डोप टेस्ट इन्हीं सबका होता है कि स्टेरॉइड ले रहे हैं कि नहीं रहे, तो स्टेरॉइड वाला एड्रिनल ग्लैंड स्टेरॉइड वगैरह निर्माण करती है ना, तो कार्टिजन जो है इसको आपको जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए, तो तात्कालिक रूप से, जैसे कोई डैमेज हो रहा हो कोई चीज और कोई चीज नष्ट हो रही हो, तो तुरंत कार्टिजन दे देते हैं। तो वो कार्टिजन पॉइंट हमारे क्या है, गवर्निंग वेसल। देखिए क्या कितना बढ़िया पॉइंट है। कौन सा, आप बताइए कौन सा पॉइंट आपको नहीं मालूम है। GV4, UB23, UB47, UB23 कौन सा पॉइंट है, किडनी का बैकशू पॉइंट है। GV4 उसी की बिल्कुल एक ही, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर है, प्लेटफॉर्म समझ रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टली जहां पर GV4 आएगा, राइट और लेफ्ट में, साइड में बस उसके। हाँ, GV4, UB23, UB47 दोनों बिल्कुल पॉइंट बगल बगल है। हमने देखिए GV4 और UB23 लगा रखा है, तो GV4 UB23 और उसी बगल में एक और लगा लें मैग्नेट, तो UB47 हो जाए। ठीक है, ये 2 मैग्नेट लगे हुए हैं, 2 मैग्नेट देखिए, 2 मैग्नेट लगे हैं, तो ये GV4 है और UB23 है। अगर हम UB47 लगा लें, इसके बगल में और लगा लें, किस तरफ, इंडेक्स फिंगर की तरफ लगा लें, तो UB47 भी हो जाए।
इधर भी इंडेक्स फिंगर तो लगा ले तो ये भी 47 हो जाएगा। टोन ऑल द पॉइंट्स। देखिए ये एड्रिनल ग्लैंड्स, ये 3 पॉइंट है केवल। क्यों? किडनी की ताकत बढ़ा देनी है, किडनी की ताकत बढ़ा देनी। एड्रिनल ग्लैंड माने किडनी के ऊपर है ना, तो किडनी की ताकत बढ़ानी है। एड्रिनल ग्लैंड्स थक गई है तो यूबी की ताकत बढ़ा दीजिए। तो यूबी के ऊपर बैठी हुई है, यहाँ टोपी की तरह पहनी हुई। टू इंक्रीज बॉडी रेजिस्टेंस टू एन इन्फेक्शन और डिजीज। देखिए अब देखिए वो ऊपरी पॉइंट को नीचे, LI4 LI11 SP6 ST36 ऊपर देखिए पॉइंट, सब लोग देखिए LI4 LI11 ST36 SP6। यहाँ क्या था? सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी 4 पॉइंट जरूरी थे, LI4 LI11 ST36 SP6। वहां केवल लीवर 3 को टोन किया गया था, और यहाँ क्या लिखा है? 2 पॉइंट, 4 पॉइंट कॉमन, LI4 LI11 SP6 ST36 बहुत कॉमन। 2 पॉइंट केवल बढ़ा है, ST37 और GV14। क्लियर हो गया सब? ऐसे पॉइंट याद रखिए, LI4 LI11 SP6 4 पॉइंट तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, और 2 पॉइंट यहाँ इन्होंने इन्फेक्शन के लिए 37 और GV14 गवर्निंग वेसल 14। गवर्निंग वेसल 14 जो है वही आपको देखिएगा बैक में आता है, और बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिए इस जगह आएगा, इस वाले पर ये 14 नीचे वाले कफ जॉइंट है वहां पर आएगा बैक में, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच। तो गवर्निंग वेसल 14 पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है। और 36 बगल में, 37 नीचे, 36 जहां पर आ रहा है उसी के नीचे 37, ठीक है। टोन ऑल द पॉइंट्स, ये इन्फेक्शन के लिए है। क्लियर? समझ में आ गया ना? बोलिए। ये चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर बता रहा है 3-4 आपको बता दिया है उपचार, और आप कोई किसी को लगा दीजिए, खुद लगा लीजिए, बीच बीच में कोई एजिंग वाला है उसको बीच में लगा दीजिए 3-4 पॉइंट। कुछ से पूछ लीजिए, बड़ा बड़ा कोई आके बताने लगे भाई हमको बहुत शौक लगा है, बहुत वो है और वो है, तो लगा दीजिए वो पॉइंट 3 पर। क्या है उसमें? किडनी के 3 पॉइंट है बस, केवल बस किडनी के 3 पॉइंट है। GV4 भी किडनी के पॉइंट है। उसी प्लेटफॉर्म पर जो होते हैं वो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, है ना, वो समझते हैं एक दूसरे को, ये समझ लीजिए। उसी तरह अब ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, हम ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी इन्होंने तो बताया हुआ है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे कैसे। जितना समझ में आए उतना समझिएगा, चिंता मत करिएगा। ये धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे, इसलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं इनको। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, उपचार सिद्धांत, 2 बातों का ध्यान रखना है। क्या रखना है? यही सब समझना है हम लोग। नंबर 1, स्टेप्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, रोग निदान के चरण, ठीक है। दूसरा, ट्रीटमेंट प्लानिंग। पहले तो हमको निदान, निदान माने डायग्नोसिस, डायग्नोसिस माने क्या बीमारी क्या है, क्या है बीमारी है, तो हम फिर अपनी प्लानिंग करेंगे कि भाई पहले हम देख लें भाई क्या हुआ है तब। तो स्टेप्स क्या है? चाइनीज एक्यूपंक्चर में 12 स्टेप्स में रोग निदान करते हैं। 12 स्टेप है, इनको पढ़िए, दिमाग में अपने आप आ जाएगा। डिफरेंशिएट ईच साइन एंड सिम्टम। हम लोगों ने पढ़ा कि एक जब भी फ्रिटाइज 7 पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि ये लक्षण मिलेंगे आपको। मुंह कड़वा हो सवेरे तो हमने कहा कि हार्ट, मुंह लगातार कड़वा हो दिन भर तो हम कहेंगे लीवर। ये इस संकेत को दोनों में समझिए। फिर डिटरमिन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर्स, बाहरी रोग कारक। बाहरी रोग कारक यही कौन से होंगे? यही 6 कारक। कौन? वही विंड से लेकर के, विंड है, फायर है, हीट है, हॉटनेस है, ह्यूमिडिटी है जो हमारे जितने द्रव्य हैं वो एलिमेंट है, उन्हीं एलिमेंट की एनर्जी को ही हम लोग कारक मानते हैं, वही तो कारक है, ठीक है। एब्सेंस, ये अटैक, जैसे सर्दी आई, सर्दी का अटैक हो गया, गर्मी आई तो गर्मी का अटैक शुरू हो जाएगा, तो ये हमको मालूम पड़ा। फिर तीसरा क्या करें? डिटरमिन विच ऑफ द एलिमेंट इज इफेक्टेड, कौन सा तत्व प्रभावित हुआ है हमारे। जैसे बारी हीट में कौन सा प्रभावित होगा? हीट में फायर और बढ़ जाएगी, यही तो है, तो फायर एलिमेंट प्रभावित हो जाएगा। स्वेलिंग शरीर में हो गई है तो हम लोग मानते हैं कि जल तत्व प्रभावित हो गया है, ठीक है।
हिल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो हम मानते हैं कि विंड प्रभावित है। विंड का मतलब मूवमेंट है। डिटरमिन इफ इंटरनल इन और यांग ऑर्गन इज अफेक्टेड और द डिजीज इज इन द मेरिडियन लेवल ओनली। अभी मेरिडियन माने बाहरी लेवल, मेरिडियन कहाँ है, मेरिडियन बाहर आकर के और वो अंदर ले जा रही है। तो जब अंदर पहुंच जाएगा ऑर्गन में, तो ऑर्गन लेवल अंदर का लेवल है, लेकिन मेरिडियन लेवल बाहर का लेवल है। तो ये पता करना कि अभी मेरिडियन में ही अटैक हुआ है कि रोग अंदर चला गया है, ये धीरे धीरे मालूम पड़ता है। धीरे धीरे, चिंता मत करिएगा, ये सोच रहे कि अरे बहुत बड़ा, नहीं नहीं, मेरिडियन लेवल माने शुरुआती दौर पर है। अगर एक्यूट डिजीज है तो नेचुरली अभी मेरिडियन लेवल पर ही है। अभी कहाँ, अभी तो अटैक आया और तुरंत आपको सर्दी लग गई, गर्मी लग गई, तो तुरंत आप मेरिडियन लेवल पर आपको जैसे अभी मान लीजिए आप हो, अभी आपको सर्दी, मान लीजिए बारिश हो गई थी, इसमें बारिश हो गई थी, सर्दी लग गई है, तो इसमें क्या है, अचानक टेम्परेचर जो बहुत हॉट था अचानक ठंडा हो गया पूरे उसमें, नॉर्थ इंडिया में है, हुआ है ना, उधर भी हुआ होगा। गवंडे जी आपके यहाँ नहीं हुआ, ठंडक नहीं आई? आई है सर, इधर तो आई है। हाँ, सब जगह ठंडक हो गई, तो गर्मी से अचानक ठंडक हो गई। अब इसमें क्या है, इसमें ठंडक आ गई, तो 2 पॉइंट केवल आप और कुछ पॉइंट लगाए, Li4 Lu7, 2 पॉइंट से डेट कर दीजिए। और हम ये नहीं कह रहे 5 पॉइंट लगा, लेकिन 2 पॉइंट जरूर लगा लीजिए। अभी गर्मी आ जाएगी तो 2 पॉइंट लगाना, Li4 लगाना पड़ेगा, Li11 लगाना पड़ेगा। गर्मी आ जाएगी, याद करिए ना, लंग्स में अटैक ऑफ विंड कोल्ड, अटैक ऑफ विंड हीट, तो उसके 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एलआई क्या है, वही लंग्स का ही तो है, लंग्स के घर परिवार का मेंबर है ना एलआई, तो वहां प्रभावित जरूर होगी। और एलयू भी लंग्स है, तो Lu7 हम लोग अभी इसमें क्या करते हैं, अगर अटैक ऑफ विंड हीट कोल्ड है तो Li4 और Lu7, और अगर उसमें हो तो Li11 भी यूज होगा, Lu7 और Li11 भी यूज कर सकते हैं, Li4 भी यूज कर सकते हैं, तीनों पॉइंट बढ़िया पॉइंट है। एनीवे, फाइंड आउट विच ऑफ द 8 गाइडिंग क्राइटेरिया इन्वॉल्व। 8 पथ प्रदर्शक, हमको सबको याद करना पड़ेगा कि हमारे 8 पथ प्रदर्शक कौन से हैं। तो 8 कौन है, इन या यांग, दूसरा हॉट या कोल्ड, फिर इंटरनल एक्सटर्नल, फिर हमारे वो एक्सेस या डिफिशिएंट। ये जो 8 हमारे गाइडिंग क्राइटेरिया है, ये मतलब ये इसमें हीट एनर्जी बढ़ी है कि घटी है, तो हम लोग समझ जाते हैं तुरंत। अभी एक्यूट हो गए तो एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर घट जाएगी धीरे धीरे। तो कोई आदमी आया, उसने कहा कि हम तो कॉन्स्टिपेशन हमको 3 साल से है, तो अब वो उसकी एनर्जी लेवल पर, और वो एजिंग फैक्टर मान लीजिए आपने उसके देखा कि 50 साल का आदमी है, तो यानी अब उसकी एनर्जी घट रही है, तो डिफिशियंसी वाले पर पॉइंट है। अगर पता करना है इस गाइडिंग क्राइटेरिया में, डिटरमिन विच ऑफ द लाइफ सब्सटेंस अफेक्टेड, पता करें कौन सा जीवन पदार्थ प्रभावित हुआ है। अब कहीं ऐसा तो नहीं जो लाइफ सब्सटेंस में जो हमारे कौन है, 3 है लाइफ सब्सटेंस, कौन कौन है बोलिए। ये सब चीजें जानना, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। लाइफ सब्सटेंस कौन है, नंबर 1 वाइटलिटी, इसेंस, पहला बोलिए, इसेंस नहीं है तभी दोहराएंगे तभी याद आएगा। लाइफ सब्सटेंस में पहला तो क्या है, पहला तो लाइफ इसेंस है, जिसको हम लोग किडनी इसेंस बोलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, ब्लड। तीसरा क्या है, दूसरा हमारा ची है, फिर ब्लड है, और फिर फ्लूइड है। यही तो है हमारे बस, इतना ही है शरीर में। जीवनी शक्ति है नंबर 1, वाइटलिटी। नंबर 2 क्या है, ची, जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा कमी। नंबर 3 हमारे पास है रक्त। नंबर 4 है हमारे पास ब्लड, वो फ्लूइड, पानी, तरल। इस्टेब्लिश अब वर्किंग डायग्नोसिस, उपचार है तो रोग निदान बनाए। अब ये डायग्नोसिस बना दीजिए कि इसको हमारे यहाँ क्या है। अब देखिए 7 में जो पढ़ रहे हैं,
टेट्राइड 7 में एक उसमें लिखा हुआ है पैटर्न ऑफ डिजीज, लिखा है ना, ये पैटर्न का डिजीज का पैटर्न बना दिया, कई चीजें हुई और उनसे एक पैटर्न बना दिया कि ये लक्षण 3-4 लक्षण देखा उन्होंने और कहा दिस इज पैटर्न ऑफ डिजीज। उन्होंने कहा कि आपको ये हो रहा है, आपको ये हो रहा है, आपको खांसी आ रही है, आपको जुकाम हो रहा है, आपको ये हो रहा है, तो उन्होंने पैटर्न ऑफ डिजीज मान लिया कि लंग्स पर अटैक हो गया है विंड हीट का या विंड कोल्ड का। क्लियर? हाँ बोलते जाइए तभी समझ में आ रहा है। देखो समझ, ये इसको समझाना यही तरीका है कि समझाएं, आप पढ़ोगे बाद में, लेकिन पहले से ही समझना है कि ये तरीका है। फिर डिटरमिन द ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। अब जब आप निर्धारण बना दिया आपने, तो आपने कहा उपचार सिद्धांत। उन्होंने कहा कि लिखा कि विंड हीट का अटैक है, तो विंड हीट के पॉइंट पे गए हम लोग। कहाँ गए? लंग्स पे। हम जानते हैं कि डिफेंसिव एनर्जी का कंट्रोलर कौन है? लंग्स। तो जब पूरा बाहर से कारक कोई आएगा तो पहले अटैक करेगा हमारे लंग्स पर। तो हमने लंग्स चैप्टर खोला, हमारा जो चैप्टर टेट्राइड 7 में, और देखा कि इसमें ठंडक है तो विंड हीट का अटैक हो गया, विंड कोल्ड का अटैक हो गया, विंड हीट का हो गया। गर्मी है तो हो गया। गर्मी के समय में कभी कभी विंड कोल्ड का अटैक भी हो जाता है। कैसे? एसी में लगातार रह रहे हैं आप, तो विंड कोल्ड का अटैक भी हो सकता है नॉर्मली हीट में। और विंड सर्दी में आप लगातार हीटर के सामने बैठे हुए हो तो विंड हीट का भी अटैक हो सकता है। समझ रहे गवंडे जी, गरिमा मैडम? ये कभी कभी होता है। नॉर्मली तो प्रकृति, गर्मी आई तो विंड हीट होगा, बाहर जी निकले सर। विंड हीट हो गया, बाहर निकले सर्दी में विंड कोल्ड हो गई। लेकिन कभी कभी क्या, हाँ कभी कभी आप एसी में बैठे हुए हैं तो विंड कोल्ड भी हो सकता है। आपने 20 में चला दिया एसी, आपने 20 में चला दिया तो आपको सिरन थोड़ी सी महसूस हुई, समझ जाइए कि सर्दी हो गई। क्लियर? भाई 26 में नॉर्मली को लोग कहते हैं कि 30 तक होता है, लोगों ने कहा कि 26 तक चलाइए, लेकिन 26 में ऑप्टिमम यूज होता है। 26 में कोई चलाना नहीं चाहता कि और ठंडा और ठंडा और ठंडा, तो कम करने पर और ठंडा हो जाता है, तो 20 में चला दिया, ठंडक हो गई, तो विंड कोल्ड का अटैक हो गया। सर्दी में आपने बिल्कुल बढ़िया वाला आपके पास हीटर है, लगातार उसी में बैठे हुए हैं, लगातार चलाए रहे हैं, कभी छोड़ दीजिए उसको, तो उससे जो है आपको विंड हीट का अटैक हो सकता है। एनीवे, तो अब जब जान जाए तो उसी को रोग उपचार का सिद्धांत बना लीजिए। फिर चूज द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज, उपचार व्यू स्ट्रेटजीज चुने। ये थोड़ा सा स्ट्रेटजी में थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम आएगी। उपचार सिद्धांत तुम लोगों ने लिखा हुआ पढ़ लिया। उपचार व्यू क्या मतलब, स्ट्रेटजी का मतलब ये हो कि भाई अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो सकता है, बहुत ओल्ड एज का कोई आदमी हो, बहुत एनर्जी उसकी बहुत कम हो, और हमारे पास एक, हम लोग जानते हैं एक स्पेसिफिक्स हमारा बहुत बढ़िया, वो सीवी कंसेप्शन वेसल का 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे ऊर्जा का सागर कहलाता है। तो जब जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा आपको, तो आपको समझ में आएगा। अभी नहीं कह सकते हम कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धीरे धीरे जैसे अनुभव बढ़ेगा आपको आ जाएगा कि क्या ये व्यक्ति, इनमें अचानक ऊर्जा हम बढ़ा दें तो इसकी जो शक्ति है वो उसको बर्दाश्त करेगी। तो हम चूज कर सकते हैं कि अभी हम केवल मेथी लगा देंगे, बाद में धीरे धीरे जब थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाएगी तब हमको SP6 को टोन कर देंगे, CV6 को टोन कर देंगे। ठीक, उसी तरह ये तय कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे बढ़िया है, बड़ा पॉइंट है हमारे पास गवर्निंग वेसल का 20 पॉइंट। सबको मालूम है गवर्निंग वेसल का 20 पॉइंट यहाँ पर होता है, जहां पर हमारी चुटिया है। यांग का सबसे कंट्रोलर है, सबसे बड़ा कंट्रोलर है, 100 बीमारी का एक इलाज कहलाता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। आप उसको स्टिमुलेशन के, आप किसी की एनर्जी कम है तो हल्के से स्टिमुलेशन के माध्यम से उसके उस जगह पर स्टिमुलेट करिए, उसके चारों तरफ स्टिमुलेट करिए, आप बढ़ जाएगा। लेकिन अगर टोनिंग कहीं करना हो, जैसे हमारे बोलते हैं कभी कभी टोन करना हमको जरूरी है स्प्लीन की डिफिशियंसी मामले में, जहां लिफ्ट करना है, जहां उठाना है, ठीक है, लिफ्ट करना, उठाना,
तो वहां जहां पर प्रॉब्लम हो तो उसमें कोशिश करनी चाहिए, शुरू में नहीं, तत्काल नहीं, धीरे धीरे करके पहले मेथी दे दीजिए। तो ये उपचार स्ट्रेटजी हो सकती है। क्लियर? पहले अब आया रूट एंड फ्रूट एक कंसेप्ट है। रूट माने जड़, फ्रूट माने फल। पेड़ को अगर फल, एक फल तोड़ दीजिए तो भी दोबारा फल आ जाएगा, फिर दूसरा तोड़ दीजिए तो दोबारा फल आ जाएगा। अगर आप रूट काट दोगे तो फल दोबारा नहीं आएगा। तो रोग मान लीजिए फल है, रोग को फल मानिए, और रूट को मानिए कि रूट अगर काट देंगे तो फल नहीं आएगा, यानी रोग नहीं होगा। तो ये हमारा एक कंसेप्ट है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग रूट का उपचार करें। जड़ को अगर हम लोग उपचार कर देंगे तो फिर रोग जल्दी लौट के नहीं आएगा। लेकिन एक्यूट दशा में कोई आदमी आया, उसको मान लीजिए आपने कहा, उसने हाथ में दर्द कहा, तो हाथ में दर्द का आप कारण मान लीजिए आपने कहा कि ठीक है नर्व की, तो पहले तो पेन का इलाज या जो भी उसका तात्कालिक है उसका इलाज कर दीजिए, तभी तो दोबारा वो आपका विश्वास करेगा। अब रूट पे आप पहुंच गए कि इसका रूट कहाँ होगा, लाइफ स्टाइल कहाँ होगी, वो होगा। तो फिर जैसे मान लीजिए किसी को कोई कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन उसकी एक समस्या, कॉन्स्टिपेशन की वजह से कुछ और चीजें हो गई तो उसका भी इलाज कर दीजिए। नहीं तो आप समझ गए रूट कॉन्स्टिपेशन है, तो आप कॉन्स्टिपेशन पे आपने इलाज किया तो होगा तो ठीक, बढ़िया सिद्धांत है, लेकिन ये बाद में होगा। तो आप फ्रूट का भी इलाज करिए और रूट का भी इलाज करिए, लेकिन फ्रूट का भी करिए, नहीं तो विश्वास नहीं बनेगा उसका, क्योंकि फ्रूट का इलाज तो हुआ नहीं, उसका पेन कुछ कम हुआ, उसको जो जिस राहत के लिए आया था और उसको नहीं मालूम सिद्धांत ना आपका, तो उसको फ्रूट का भी इलाज करिए और तब रूट का भी इलाज करिए, इकट्ठा रूट का इलाज शुरू मत करिए। ये स्ट्रेटजी हो सकती है। उपचार का तरीका चुन लीजिए, उपयुक्त उपचार बिंदु चुन लिए, सेलेक्ट, तमाम किताबें हैं, मिल जाएंगी। कंटिन्यूसली रीजंस रीअसेस द सिचुएशन, बार बार उसका आकलन करिए कि अगर आपके पास आता है भाई उसमें कितना फायदा हुआ, क्या हुआ, हम कौन सा पॉइंट और लगा दें। डिफरेंशिएट ईच साइन एंड सिम्टम, do energy evaluation of each patient on the basis of signs and symptoms of his disease, रोगी की सभी तकलीफों को ध्यान से सुने और नोट करें। यहां पर धैर्य धारण करना है, वो अपनी बात कहेगा, उसी से आपको बहुत चीजें समझ में आने लगेंगी कि आप उसकी तकलीफों को जैसे सुनेंगे सब समझ में आने लगेगी। वो बचपन की बचपन की बात भी बताएगा तो भी आप सुनिए, जो बताएगा उसको नोट करिए, ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई चीज छिपी हो। वो अपनी बीमारी बता रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे करते जब आप सुनेंगे तो वो बता देगा कि हमको बचपन में बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता था। लीजिए अब ये आपने बात नोट करिए, तो कॉन्स्टिपेशन एक चीज आपको पकड़ में आई जो नहीं बता रहा था, अभी उसके लिए नहीं आया था वो, लेकिन उसने कहा कि हुई और वो ठीक हो गई, ठीक हो गई। तो ये कब से आ रही है, फिर उसने माने कि तमाम चीजें हम लोग, अब इसका बहुत बड़ा वो है जैसे पढ़ेंगे आप कि बचपन में कोई बर्थ समय में ही कोई प्रॉब्लम हो गई, तो बर्थ की समझ जो प्रॉब्लम होगी वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सब चीजें आपको जैसे अनुभव बढ़ेगा तो आपको ध्यान सुनिए। स्मरण रखें कि रोगी के बाहरी रोग के लक्षण हमें शरीर के अंदर की बीमारी की ओर संकेत करते हैं। बाहर लक्षण हम दिखाई दे रहा है लेकिन बीमारी अंदर है, शरीर के अंदर बीमारी शरीर के 12-13 स्थानों पर मैनिफेस्ट करती है। उन्होंने देखा भाई जितने ऑर्गन है उन सब ऑर्गन में करेगी, तमाम हमारे पॉइंट्स है। आवश्यकता उस सूक्ष्म दृष्टि विश्लेषण क्षमता की, सूझबूझ की, जिसके द्वारा बाहर संकेतों को देख करके अंदर के रोग को पता। बाहर के संकेत फ्रूट ऑफ डिजीज होते हैं, अंदर के रोग रूट ऑफ डिजीज होते हैं। क्लियर? रोगी के पास हिस्ट्री और वर्तमान लक्षणों को देखकर उपचारक डिजीज कैजुअल चेन बनाता है। ठीक है, आज के 6 माह पूर्व रोगी एवं रोग की क्या अवस्था थी, आज क्या अवस्था है, 6 बाद क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब देखिए अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको नोट, इसको समझते रहिए बढ़िया से ध्यान से।
जब व्यक्ति वर्षों शराब, मांस, तंबाकू आदि का अनवरत सेवन करता है तो उसका लीवर खराब हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। तो फैटी लीवर वो लेके आएगा, लेकिन वो उससे आप जब पूछेंगे तो होता कभी न बताए, कभी बता देता है कि भाई हम लोग डेली तो नहीं पीते हैं, लेकिन जब हमारे मित्र आ जाते हैं तो हम लोगों को पीना पड़ता है, वही पिलाते हैं। कुछ माह बाद पोर्टल वेन ब्लॉक हो जाएगी और कुछ माह बाद स्प्लेनोमेगाली हो जाएगी, बवासीर हो जाएगी, रक्त निकलने लगेगा, वेराइसिस हो जाती है। तो ये रखें कि रोगी का प्रत्येक सिम्टम अंदर के बीमारी का संकेत देता है। जैसे जीभ पर पीली परत बताती है कि अंदर हीट बढ़ी, पीली परत पड़ी होगी तो हीट बढ़ी होगी। लीवर में होगा तो साइड में आपको लालिमा आ जाए। थेरेपिस्ट अगर और वो एजुकेटेड होकर बोल दे कि आप मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि उसके हार्ट की भी समस्या है। ऐसे निकालिए। रोगी के मूवमेंट, टेम्परामेंट, स्ट्रक्चर आदि को देखिए। रोगी के सबसे अधिक डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स का संकेत को जान लीजिए, वो बताएगा कि हमको सबसे अधिक प्रॉब्लम ये है। उसकी पास हिस्ट्री और पास प्रॉब्लम समझे। कोई ऑपरेशन हुआ तो नोट करें। रोगी द्वारा दी गई की इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करें। की इंफॉर्मेशन माने जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसको की इंफॉर्मेशन कहा जाए। ब्लड, यूरिन, स्टूल, एंडोक्राइन एक्सेट्रा सभी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स, एक्सरे रिपोर्ट, ई-कोड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, टीएमटी, टीसी स्कैन रिपोर्ट। आपको जानना बहुत जरूरी नहीं कि सब आप पढ़ लेते हो, लिखा जो रहता है उसको तो पढ़ सकते हैं, बस वही पढ़िए, उसमें लिखा रहेगा कि ये चीज है। हमको अपना उसका पैटर्न ऑफ डिजीज हमको तय कर लेना। प्लीज नोट दैट टोन ऑफ पेशेंट्स वॉइस, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, हिज कलर, कॉम्प्लेक्शन, हिज इमोशंस आर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। हम लोगों ने धीरे धीरे पढ़ा है, रेटाइटिस 7 में पढ़ा है, आगे पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें रेटाइटिस 16 में। कलर एंड कोटिंग ऑफ टंग आर वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस। जितना मालूम है, हम ये नहीं कह रहे कि सब मालूम है, कुछ जितना मालूम है उतना हम लोग समझ सकते हैं। पास डायग्नोसिस बेस्ट। अब ये पास डायग्नोसिस हम लोग बहुत कम पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग उसको भी समझेंगे। लेकिन टंग कोटिंग ऑफ प्रॉब्लम्स को नोट करें। अब यूरिनरी डिजीज कैसे होंगी? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, फ्रीक्वेंट माने लगातार बार बार, एक्सेस अधिक यूरिनेशन हो रहा है, स्कैंटी हो रहा है, कम हो रहा है, इनकंटिन्यूअस यूरिन, यूरिन छूट जा रहा है, रात में पेशाब हो जा रहा है जैसे बच्चों को हो जाता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन, यूरिन रुका हुआ है, नहीं जा रहा है, एन्यूरिया, ये सब वही बीमारियां हैं। पेन यूरिनेशन हो ही नहीं रहा, पेन यूरिनेशन करने में तकलीफ हो रही है, बर्निंग हो रही है, पेशाब के पहले जलन, पेशाब करते समय बूंद बूंद करके, वीक स्ट्रीम, धार कम धार है, स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक और कलर ऑफ यूरिन गाढ़ा है, सफेद है, वैसे है, बहुत सब साफ है, कोई बहुत गाढ़ा है। प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने से 50 वर्ष से बड़े पुरुष लोगों को पेशाब में तकलीफ हो सकती है। स्टूल की नोट करें, लूज स्टूल है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज स्टूल है, कॉन्स्टिपेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्टूल है, ब्लड स्टूल, स्टूल में ब्लड है, पेन है पहले जाने के पहले, पेन ड्यूरिंग है, पेन आफ्टर है बाद में। कलर स्टूल क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स वन डिफिकेट्स इज डेली, एक दिन में कितनी बार जाते हैं, ये सब चीजें नोट करिए। एपेटाइट, ज्यादा भूख है, कम भूख है या भूख नहीं लगती। पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, अगर पिता स्मोकर है
पुत्र, तो पुत्र को राइट लंग की टीबी हो सकती है। अगर माता को टीबी है तो पुत्र को लेफ्ट लंग की टीबी हो सकती है। अगर एक टेस्टिकल छोटा है और एक टेस्टिकल बड़ा है तो एक किडनी भी छोटी बड़ी हो सकती है, ये मेल के सिलसिले में। डिटरमिन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं? है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा ना? ऐसा नहीं कि बहुत पारंगत हो जाएंगे, लेकिन समझ। अनिल शर्मा मैडम का स्वागत सर है। आ रहे सर समझ में। जी सर, समझ में आ रहा। ठीक, तो ये चीजें किताबें, ये किताब पढ़ता नहीं कोई, हम लोग थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो डिटरमिन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर्स को समझना है क्या है। अभी बताया था क्या हो सकते हैं, बोलिए। एक्सटर्नल, बाहरी पैथोजेनिक फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, बस ये पहले तो यही जानना चाहिए, हम आगे तो पढ़े बाद में। कोई बताए? सेमेस्टर 1 का पॉइंट है ये। व्हाट आर एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर्स? सर जो बाहर से आते हैं। हाँ, तो कौन सा बाहर से क्या आएंगे? पहले तो एक सिंपल बता दीजिए, फिर आगे और कॉम्प्लिकेटेड। पहले बता दीजिए, पहले सिंपल वाला क्या है, बाहर से क्या क्या आएगा, बोलिए। जैसे सर थकान लग अरे रही हो, शरीर आपका है, थकान लग है? रही है, भूख नहीं लग रही है। नहीं नहीं, विंड थकान विंड नहीं, ना 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 मैडम, ये थकान तो कोल्ड, रिजल्ट है। सर कोल्ड आ पैथोजेनिक जाए, फैक्टर कोल्ड की हो बात जाए कर रहे हैं, बाहर घटक, से। घटक। कोल्ड। हाँ, यस, कोल्ड। सर कोल्ड हो जाए। अरे देखिए, पहला तो जो हमारे जो एलिमेंट है उन्हीं की जो एनर्जी, वही तो एनर्जी है। हम कहते हैं कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो यही 5 तत्व तो पहले कारक है हमारे, उन्हीं की एनर्जी। विंड, पहला जी लीवर सर। की विंड है, वुड की विंड हो गई, दूसरे की फायर हो गई, फायर की हीट, हॉटनेस, फिर उसकी ह्यूमिडिटी, फिर उसकी ड्राइनेस, फिर उसकी कोल्डनेस। यही तो हमारे फैक्टर्स हैं। ये जो 5-6 फैक्टर, यही पहले तो फैक्टर यही है, नंबर 1। नंबर 2 में आता है कौन? नंबर 2 में आएगा बैक्टीरिया, वायरस, ये सेकंड में आएगा। पहले तो फैक्टर यही है, पैथोजेनिक फैक्टर। भाई अगर विंड अधिक हो जाए शरीर में तो क्या होगा? असंतुलन नहीं होगा, बीमारी तो वही है। अगर हीट अधिक हो जाए तो बीमारी नहीं होगी, अगर कोल्ड बहुत हो जाए तो बीमारी नहीं होगी, अगर ड्राइनेस बहुत हो जाए तो बीमारी नहीं होगी, ह्यूमिडिटी हो जाएगी तो बीमारी होगी। सब चीजें बीमारी, ये फैक्टर्स, पहला फैक्ट देखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ हम लोग केवल पढ़ नहीं रहे, हम लोग समझना भी है। एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर्स, पहला हम तुरंत कौन कहिए? हमारे वो एनर्जी सिस्टम जो हमारा, जिससे हमारा शरीर बना है। तो जिससे बना है वो हमने तय कर लिया है कि विंड से बना है, वुड से बना है, फायर से बना है, अर्थ से बना है, मेटल से बना है, जल से बना है। तो हमने इसकी एनर्जी बता दिया कि इसकी एनर्जी है, वही एनर्जी हमारी पैथोजेनिक फैक्टर्स हो जाएंगे, नंबर 1। दूसरा हो जाएगा जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से उसमें वायरस है, ये है, तो वो विंड के थ्रू आएगा, लेकिन आएगा तो, ठीक है, विंड के थ्रू आएगा लेकिन आएगा तो वो भी आ सकता है, तो वो भी एक पैथोजेनिक फैक्टर हो सकता है। ठीक, तो पता करें कि रोग बाहरी आक्रमण से हुआ या रोग अंदरूनी आक्रमण। अब अंदरूनी गड़बड़ी क्या हो सकती है, बोलिए। सर इंटरनल बॉडी में कोई भी एलिमेंट ज्यादा या कम हो जाए, या इंटरनल विंड बढ़ जाए। हाँ ठीक, जैसे हीट इंटरनल भी बढ़ यही गई सब। अंदर, हाँ, या कोल्डनेस बढ़ गई। ये यही सब 5 एलिमेंट्स का बता था। ये सब सारे ये भी होंगे। और इसके अलावा 2-4 ये हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ा, इसी से पढ़ा कि जैसे कोई शरीर में टॉक्सिन, कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो कोई चीज बनी और निकल नहीं पा रही। कार्बन डाइऑक्साइड बन गई लेकिन निकालने का रास्ता नहीं हुआ, तो जो केमिकल रिएक्शन अंदर हो रहे हैं वो भी फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। जैसे हमने बताया नहीं कि आपने सांस लिया, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन बनी, ऑक्सीजन बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं निकलनी चाहिए ना, अगर नहीं निकल पा रही तो भी तो प्रॉब्लम है। तो वो भी ये अंदरूनी गड़बड़ी है कि जो अंदरूनी कोई केमिकल चीज हो,
वो बाहर नहीं जा पा रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो भी गड़बड़ी है। तो वो अंदरूनी गड़बड़ी, ये देखना पड़ता है। और अंदर अंदर क्या है, देखिए अंदर क्या है, अंदर है तो एक तो ऊर्जा है। याद करिए अंदर क्या है, अंदर एक ऊर्जा है। वही जो हम लोगों ने पढ़ा ट्रीटाइज 7 में, पहला हमने पढ़ा ऊर्जा। हमने पढ़ा कि देखिए चैप्टर 7 में क्या दिया था हम लोगों ने, जो चैप्टर है उन्हीं में सब लिखा हुआ है। चैप्टर देखिए, पढ़िए, पहले चैप्टर पढ़िएगा, की से संबंधित रोगों के प्रकार। तो यानी की के रोग हुए ना, सी वाला है चैप्टर 5 ट्रीटाइज जी 7। सर, जी सर। उसके बाद लिखा हुआ है चैप्टर 6 डिजीज रिलेटेड टू ब्लड, ब्लड से संबंधित रोगों के उपचार। फिर लिखा हुआ है बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स के उपचार। तो 3 चीजें तय हो गई कि एक तो ची होती है, एक ब्लड होता है, और एक हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स होता है। और उसमें जल भी आप शामिल कर, बॉडी फ्लूइड्स में जल भी शामिल है। तो रोग, तो ये इनमें भी, तो यहाँ भी ये भी बढ़ ये भी अंदरूनी हो गई ना। जल बढ़ गया तो रक्त बढ़ गया, तो रक्त कम हो गया तो जल कम हो गया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बॉडी फ्लूइड्स घट गए तो, बॉडी फ्लूइड्स बढ़ गए तो नहीं। तो ये भी है, कोई चीज टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाई तो कॉन्स्टिपेशन माने क्या है कि टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पा रहे स्टूल के रूप में, तो ये भी तो गड़बड़ी कर देगा। स्टूल पास नहीं होगा तो गड़बड़ी नहीं करेगी, टॉक्सिन अंदर जमे रहेंगे तो वो कहीं प्रभावित करेंगे ना। गुंडे हैं, बदमाश है भाई। आप सोचे, हर जो सोसाइटी के लिए जो ठीक नहीं हो, अगर वो रहता है तो नुकसान करता है ना आपको। जो सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मानता वो नुकसान ही तो करता है। ऐसे ही शरीर के अंदर कोई भी चीज, कोई भी अंदर की चीज जो बाहर जानी चाहिए और नहीं जा रही है, रुकी हुई है, उससे आपको कोई भी, ठीक है। अब देखिए बाहरी आक्रमण, अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड, विंड कोल्ड, विंड हीट। अगर रोग बाहरी आक्रमण से हुआ तो सिम्टम देखकर पता करते हैं कि आक्रमण किस प्रकार का है, पता करना पड़ेगा। इसमें पल्स फ्लोटिंग हो जाएगी बाहरी में, रोगी को सर्दी, खांसी, सांस फूलना, गर्मी, लू, गर्दन की जकड़न, चेहरे का लकवा आदि हो जाते हैं। और रोगी की एलर्जी, पास हिस्ट्री का पता करें। बहुत से रोगियों को मौसम बदलते सर्दी लग जाती है, सांस रुक जाता है, इससे एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर की शरीर में उपस्थिति बताता है। ठीक है, क्लियर? अनिल शर्मा मैडम ठीक, रीता गांधी मैडम ठीक, जी सर। ठीक। तीसरा नंबर क्या है, डिटरमिन विच ऑफ द एलिमेंट इज अफेक्टेड। अब ये पता करना है कि कौन सा एलिमेंट हमारा इफेक्टेड है, कि 5 तत्वों में से कौन सा तत्व प्रभावित हुआ है ना। हीट बढ़ी है, वही 5 तत्व जो हम लोग, ये हमको देखना कि कौन सी चीज है भाई, कौन सी चीज प्रभावित हुई है। तो जो प्रभावित हुई हो, पहला ये हमको नोट कर लिया कि हम अग्नि बढ़ी है, जल बढ़ा है, जल कम है, या वो है, तो ये सब होगा। फिर चौथा क्या है, डिटरमिन इफ इंटरनल इन और यांग ऑर्गन इज अफेक्टेड और द डिजीज इज इन द मेरिडियन लेवल ओनली। मेरिडियन लेवल माने पहली लेवल। ये चैप्टर ट्रीटाइज 7 में ही है, वो हम लोग भी उसको पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे सेमेस्टर 2 में पढ़ाने की कोशिश करेंगे उसको, क्योंकि वो कोर्स में नहीं है, लेकिन वो चैप्टर ये है 16 के आसपास है क्या। ये जो है देखिए, ये है चैप्टर 15 8 प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। ये 15 नंबर का है, और 16 नंबर है 6 एक्सट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन्स, ये भी हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और 18 चैप्टर 18 है 4 लेवल्स एंड पैटर्न्स ऑफ डिजीज, ये हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ाने की सेमेस्टर 2 में। वो भी ओपन क्लास होगी, चिंता मत करिए, आप लोग सबको मिलेगी। तो इसमें पता करते हैं कि रोगी के लक्षण 12 इंटरनल ऑर्गन्स में से किसी
ऑर्गन तक फैला है या अभी मेरिडियन लेवल, मेरिडियन माने पहले लेवल, शुरुआत का लेवल, अंदर पहुंचने का मतलब है कि इन इन प्रभावित हो रहा है। पहले यांग, पहले बाहर क्या है, यांग है, हम लोगों ने क्या कहा, बाहर यांग, अंदर इन, तो यांग से इन की ओर जा रहा है शरीर के अंदर, तो जब ऑर्गन में पहुंच जाएगा तो इन, है ना, जिसको हम लोग वहां बोल रहे थे कि लिम्फ ट्रीटाइज वो सेमेस्टर 3 में हम लोग बोल रहे थे कि एक जो है सुपरफिशियल लिम्फ है और एक है डीप लिम्फ। तो डीप लिम्फ माने ऑर्गन लेवल और सुपरफिशियल लिम्फ बाहर, ठीक है, यहाँ वो वही पैटर्न है। तो इसलिए इसको हम लोग देखिए, जब पैरालिसिस आंशिक या नमनेस होती है तो केवल मेरिडियन अफेक्टेड हो सकती है, ठीक है। अगर लकवा है तो अंदरूनी ऑर्गन प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जब आंशिक है तो अभी बाहरी है, अंदर नहीं पहुंचा हुआ है। फाइंड आउट विच ऑफ द 8 गाइडिंग क्राइटेरिया इन्वॉल्व एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सेस, डिफिशिएंट, इन, यांग, हॉट, कोल्ड, ये सब 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। अब देखिए ये चक्र, पहला हम लोग चक्र के हिसाब से पहला जो है, पहला क्या है, देखिए पहला चक्र ऊपर का विंड है, वुड है, फायर है, अर्थ है, मेटल है और जल है। अंदर जाइए तो इन यांग है, फिर कोल्ड है, हॉट है और फुल और एम्प्टी और इंटरनल एक्सटर्नल है। ये पैटर्न बताने का तरीका देखिए क्या है, हमको देखना कि पहले कौन सा एलिमेंट प्रभावित है। हमने कहा जल, फर्स्ट रो क्या है, 5 एलिमेंट मूवमेंट, दूसरा इन यांग, तीसरा कोल्ड हॉट, चौथा फुल एंड एम्प्टी। फुल एम्प्टी माने, फुल एम्प्टी याद समझ सकते हैं क्या है, बोलिए, एक्सेस डिफिशिएंट वाला। सर अगर हम लोग एक बोलते कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा, ये अगर कम है तो यान एक्सेस होगा। हाँ वही वाला, तो वही एक्सेस यांग वाली होगी ना, और इंटरनल एक्सटर्नल। तो ये देखें, अब इसमें क्या हुआ, जैसे अब इसको समझना, जैसे रोग के संकेत को देखकर पता चला, मान लीजिए हमने देखा कि वाटर एलिमेंट प्रभावित है, तो उन्होंने कहा वाटर की, तो आगे और 8 गाइडिंग क्राइटेरिया स्टडी करने पता चला कि इन ऑफ वाटर, इन कौन है वाटर का, किडनी, यांग कौन है, यूवी, तो इन प्रभावित है कि यांग प्रभावित है, तो हमारे में हमें पता लगा कि इन, तो हम लोग गया कि इन, फिर हम लोगों ने स्टडी किया कि अब इन ऑफ वाटर है, तो हम लोगों ने सिम्टम पे चले गए किडनी पर, उधर सिम्टम बताया होगा कुछ कि हमको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, हमको ये 4 बार जाते हैं या हमारा रुकता नहीं है, तो ये सब चीजें, फ्लो अधिक होता है, तो ये सब किडनी यांग की डिफिशियंसी के पैटर्न उसमें लिखा हुआ है कि ये सिम्टम ये है, तो हम समझ गए किडनी यांग की डिफिशियंसी। तो वहां पर हम लोगों ने पता कर लिया, तो होने पेशाब की मात्रा बढ़ गई है, बार बार पेशाब आ रहा है, बार बार पेशाब जाता है, किडनी यांग डिफिशिएंट है। तो 5 एलिमेंट थ्योरी के अनुसार हम लोगों ने क्या किया, पहले वाटर लिया, फिर 8 गाइडिंग प्रिंसिपल के साथ किडनी यांग की डिफिशियंसी लिया, तो हमने वाटर का पहले तय किया, फिर किडनी यांग। तो अब हम किडनी यांग डिफिशियंसी का उपचार करेंगे, बस हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे ना। तो ये जो है, ये इस तरीके से हम लोग को मतलब जांच करनी है। जब आप अनुभव हो जाएगा तो ये सब 2-5 मिनट का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब जब लिखा जाता है तो इसी तरह पैटर्न से बताया जाता है। लाइफ सब्सटेंस क्या है, ची देखिए, ची है, ब्लड है, बॉडी फ्लूइड्स है और लाइफ सब्सटेंस है। लाइफ सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस को वो मानिए, लाइफ सब्सटेंस को हम लोग कह रहे हैं इसेंस जिसको बोलते हैं वो है, ठीक है। तो ये हमारे लाइफ है, अंदर यही तो प्रभावित होंगे, या तो की प्रभावित होगी या ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स या, तो अगर मालूम हो गया कि वो कह रहा है कि हमारा वो किडनी सेंस में क्या, ब्रिटल नेल, ब्रिटल वो सारे ब्रिटल, उसमें डेवलपमेंट नहीं, हड लंबाई नहीं बढ़ रही, चौड़ाई नहीं बढ़ रही, ये नहीं बढ़ रही, तो हम लोग समझ गए ना कि अभी किडनी, बाल तुरंत सफेद होने लगे, अभी 20 साल की उम्र, 25 साल की उम्र है, तो समझ गए कि किडनी सेंस की, तो किडनी सेंस का ट्रीटमेंट। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई वो सांस लेने में तकलीफ हो रही, धीमे धीमे बोल रहा, तो हमारा किडनी लंग्स की लंग्स की उपचार कर दिया। ऐसे हम लोग इस्टेब्लिश वर्किंग डायग्नोसिस, फिर फाइनल उपचार को डायग्नोसिस बना दिया कि 12 ऑर्गन्स में कौन ऑर्गन को उपचार करना है,
ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, वर्किंग डायग्नोसिस के बेसिस पर कि पहले सिम्टोमेटिक उपचार करें अथवा रोग को उपचार करें। पहले सिम्टम माने जो दिखाई पड़ रहा है उसको करें कि रोग जो मूल है। तो हम लोगों की सलाह है कि दोनों का ध्यान रखिए। सिम्टम के लिए तो आया हुआ है, इमरजेंसी के लिए तो आया हुआ है वो, तो अगर उसका उपचार नहीं करेंगे, आप रूट में उपचार करने लगे तो रूट के उपचार में लगेगा 15 दिन मान लीजिए, तो बेचारा 15 दिन तो नहीं आ पाएगा ना, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट पैटर्न आपको डिसाइड करना है, मेथी लगा कर करना है, स्टार करें, ब्योल कैसे करें, ये करना है। फिर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, ये ताकि उपचार में अधिक सफलता मिले इसलिए हमको करना होता है। और सेलेक्ट एप्रोप्रिएट एक्वो पॉइंट्स, हमारे सब डिजिटल पॉइंट, 5 शू पॉइंट, 8 इन्फ्लुएंसर पॉइंट, ये सारे वही पॉइंट हैं। कुछ हमारे देखिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट दिखा है इसमें, कुछ दर्द निवारक बिंदु होते हैं, कुछ शक्तिकारक बिंदु होते हैं, कुछ हम शांतिकर उग्र शामक होते हैं, कुछ होम्योस्टैटिक पॉइंट होते हैं, कुछ की बढ़ाने वाले होते हैं, कुछ ब्लड बढ़ाने वाले होते हैं, कुछ लाइफ एसेंस को ठीक करते हैं। ये बेसिस पर हम लोगों को उपचार का सिद्धांत बनाना है। क्लियर? बोलिए। जी सर, क्लियर है। अनिल शर्मा मैडम? जी सर, क्लियर है। रीता गांधी मैडम? गवर्नमेंट चले गए क्या? गवर्नमेंट चले गए, उनको कहीं जाना होगा, रहा होगा। तो हम लोग ये समझ रहे हैं ना कि हम लोग इस पैटर्न पर ये देखने का ये कि ये कंसेप्ट है, ये एक साथ किसी क्लास में कोई बताएगा नहीं, टाइम नहीं मान लीजिए होता ना उतना कोर्स पूरा करने में। तो इन पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान देना है कि यही तरह का सब हमको एक उपचार योजना बनती है, तो वो हमको बनाना है और उसी हिसाब से काम करना है। तो हम लोग खेमका सर को याद कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर जरूर करें। हम जो हम एनर्जी हमारे पास हो उसको ट्रांसफर जरूर करिए, सो दैट कि एक मुख्य धारा बन सके और सारे लोग, सारे जो पीड़ित कोई मानवता है उसका कल्याण हो सके। और यही खेमका सर का सपना था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक, 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर अब आते हैं।